चलो बस बस, अब बोलना बंद करो। हेलो हेलो, चलो कोई नहीं, थोड़ी बहुत तो आ ही रही होगी। देखो, हम ग्रेविटेशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। हमने अभी जो चैप्टर कंप्लीट करा, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और फ्लूइड मैकेनिक्स, अब ग्रेविटेशन के हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन देखो बेटा, अब कोई बोलेगा नहीं, ये ध्यान रखना। जैसे क्या कहते हैं, गौरव जैसे पता क्या, जैसे अब मैं जब वहाँ बैठा था ना ऑफिस में, तो मैं वहाँ क्या देख रहा था कैमरे में, तो मोबाइल चलाए जा रहा था केमिस्ट्री क्लास में, जैसे साफ दिखता है कैमरे में, जैसे यहाँ गोडे पे रख के ऐसे, और भी बच्चे दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता लगता। पर थोड़ा सा तुम भी खुद भी सोचो, है ना, और इसके इतने हैबिचुअल हो जाओगे, फिर इससे निकलना ये भी एक नशा है। मेरे वो वीडियो देखिए, रियलिटी ऑफ स्टूडेंट लाइफ, किस किसने देख रखी है? देख रखी है। उसमें मैंने क्या कहा था, बीड़ी और सिगरेट से खतरनाक नशा है मोबाइल। मैं आपको बता रहा हूं सही में। मैं ना अगर तुम्हें अपना भी इंस्टाग्राम खोलता हूं ना, तो मेरे इंस्टाग्राम पर जब मैं ऐसे रील्स करूंगा, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया क्या चीज़ है, जो आप देखना पसंद करते हो वही दिखाना शुरू कर देता है। आपने ये तो एनालाइज कर लिया होगा, इनका एल्गोरिथम या इनके जो लोग हैं जिन्होंने बनाया है, तो वो जब भी तो अरबों खरबों रुपए का सिस्टम है। जब कोई इतना कैच कर ले कि हमारा दिमाग क्या देखना चाह रहा है, हमने एक बार एक चीज़ देखी, हमने उस चीज़ को लाइक करा, वो वहीं से पढ़ लेगा, उससे रिलेट करके वो चीज़ें दिखाने लग जाएगा। तो आप जब उसमें देखोगे ना, तो उसमें भगवत गीता चल रही होगी, मोटिवेशन बात चल रही होगी लोगों की, समझ गए? मेरे इंस्टाग्राम में तो क्या है कि ये सारा थॉट प्रोसेस का गेम है। आप जैसा सोचते हो वैसी चीजें आपको सामने दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, वैसी आपकी थिंकिंग बननी स्टार्ट हो जाएगी। मैं तुम्हें उस दिन में ऊपर आए थे टेस्ट देने, मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज अगर 22 डिस्ट्रिक्ट में मेरी ब्रांच नहीं खुली ना, फिजिकल सेंटर, तो मेरे को कोई फायदा नहीं फिर इस धरती पर आने का। और ये 22 जिलों में मैं आराम से, क्योंकि मेरे ब्रांच ओनर्स है ना, जो अभी एक ब्रांच पर 537 स्टूडेंट्स आए टेस्ट देने के लिए, लोहानी ब्रांच पर, मेरी ब्रांच है, बताओ। अब वो लोहानी वाले को अगर मैं भिवानी वाली ब्रांच दे दूं, मेन फिजिकल सेंटर खोल के, और वहां पर उसको डायरेक्टर सब कुछ वहां बना दिया जाए, और यहां से फैकल्टीज और अच्छे से सिस्टम ऑर्गेनाइज करके अच्छी फैकल्टीज, क्यों नहीं चल सकता? तो ये मैं ये नहीं कह रहा ये होगा, ये गलत है, ये होगा। ये एक थॉट प्रोसेस है, जो एक ऐसी थॉट प्रोसेस है जो मुझे 15 घंटे मेहनत करने में मजबूर करती है। क्या पता मैं यहां भी अच्छा ना चला पाऊं आने वाले समय में, 22 डिस्ट्रिक्ट तो दूर की बात, पर मैं उस थॉट प्रोसेस की वजह से 15 घंटे मेहनत तो कर रहा हूं। ये है ना, आप इस चीज को समझो, मैं आप सभी को बता रहा हूं, थॉट प्रोसेस का बहुत ज्यादा गेम है। चोर को चोर दिखाई देता है, नशे को नशेड़ी दिखाई देता है, नशेड़ी को। पढ़ने वाले बच्चों को ही लगता है ये भी पढ़ ही रहा होगा, तू ही पढ़ ले जाके। अच्छे इंसान को अच्छाइयां ही नजर आएगी, बुरे को दूसरे में बुराई नजर आएगी। सारा थॉट प्रोसेस का गेम है, और थॉट प्रोसेस से ही आप हार्ड वर्क करोगे। आज से ही सोचना शुरू कर दो, मेरी बात मानो, आज से सोचना शुरू कर दो। वैसे ही अभी ना यहां से निकलना, सीढ़ियों से नीचे, सपोज यू आर, मतलब आपको ऐसे सपोज करना, यू आर डॉक्टर, फ्यूचर डॉक्टर, आप डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठे हो, ऐसे इलाज कर रहे हो। आप जब उसको सोचना और फिर उसको ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दो उस प्रोफेशन को, फिर वो आपके दिमाग पर इतना जबरदस्त स्ट्राइक करेगा, फिर आपको ये लगेगा कि अब तो ये होना ही चाहिए काम, दिन रात। फिर आप उसके पीछे पड़ जाओगे, धीरे धीरे आपकी सेल्फ स्टडी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। सारा थॉट प्रोसेस का ही गेम है, ठीक है? तो ये थॉट प्रोसेस से हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो अच्छी थॉट प्रोसेस लेके आओ। अब मोबाइल वाली थॉट प्रोसेस रहेगी तो मोबाइल में क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, इसको ऐसे सोचो, मोबाइल में एक चीज आई, मान लो दीपिका पादुकोण दिख गई, दीपिका पादुकोण से एकदम दिमाग में आएगा ये जो रणवीर सिंह की वाइफ है। पहले ये रणबीर कपूर के सेट थी, इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, ये तो एक्ट्रेस की ये पिक्चर आई थी। तो ये एकदम, जैसे आप किसी चीज को देखते हो ना, तो एक साथ कई सारे थॉट आते हैं उससे रिलेटेड दिमाग में। इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, मान लो सपोज करो आपको, तेजस जी, हम इसको ऐसे सोचते हैं कि आप घर से आ रहे हो, रास्ते में एक बच्चा मिला, और सपोज करो वो बच्चा यहां से पढ़ के जा चुका है, एग्जाम्पल लेते हैं, और उसने एक ही बात कही, अरे नैन है, नरा नकली आदमी हो, तो नरा बेकार आदमी है, दम कांडता है, उसने दम कांड के अलावा कुछ ना आता क्लास में, ठीक है? उसने 2 बात और नेगेटिव बोल दी, कुछ भी,
अरे वो, अरे कित था वो, कुछ ना हो ये वो, तो वो क्या, वो आपके दिमाग में चला गया। अब वहां से एक थॉट प्रोसेस जनरेट होगी। आप जब आके बेंचेस पे बैठोगे ना तो आप समझ नहीं पाओगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। आपके दिमाग में यही चलता रहेगा, उसने मेरे बारे में ये बात बोली हुई है, और आप उसी को सोचना शुरू कर दोगे, ओवर थिंकिंग। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये सच्चाई है जीवन की। अब मेरे को अगर तेजस जी को लेके किसी ने मिस गाइड कर दिया, तो ये तो चलो मैं टीचर हूं, मैं तो स्ट्रॉन्ग, मैं तो अपने मन को ना बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेता हूं, ठीक है। जब भी आज मैं यहां पहुंच गया तो मैं इतना जल्दी नेगेटिव नहीं होऊंगा। अगर मुझे लगेगा ना नेगेटिव तो मैं उस पर ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा, तो जो बुलाऊंगा ऑफिस में, मैंने कहा बेटा ये गलत है। नहीं, आप लोग फिर भी आप समझो इस बात को, आप लोग के अंदर इतनी अभी विल पावर नहीं है कि स्ट्रॉन्ग की आप इतना जल्दी मन को कंट्रोल कर लो, ठीक है। आजकल छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, मैंने अभी पोस्ट भी शेयर करी थी, ठीक है। नीट में सिलेक्शन ना हो ना, और IIT JEE में सिलेक्शन ना हो, सुसाइड करने चल पड़ते हैं बच्चे, यूं लगता है जिंदगी खत्म होगी। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हम, मैं ही हिम्मत हार जाता हूँ एक आधी बार, तो मेरे को ये लगने लग जाता है यार कहाँ लाइफ कहाँ जाके। चलो ये तो मैंने आपको देखो सारी बातें इसलिए बताई ताकि ये एक जो मोबाइल चलाने वाली घटना थी ना, मैं वहां से ऑफिस में से देख रहा था, इससे क्या है कि आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होगी, और थॉट प्रोसेस चेंज होगी तो फिर आप जहां पे आपको पहुंचना है ना वहां पहुंचोगे नहीं अपनी मंजिल पर। कोशिश करो इन चीज़ों को अवॉइड करके क्लास में टीचर को पूरी तरह से फॉलो करो, है ना। देखो मैं तो एक बात कहता हूं, यहां भी एक पॉइंट है भाई, हर आदमी में बहुत सारी अच्छाइयां भी होती है और कमियां भी होती हैं। हमारे विरोधी तो हमारी कमियां ही गिनवाएंगे आपको जाके, कहीं भी बैठोगे ना हमारे विरोधियों के पास, तुम ये समझ लेना अगर कोई मेरी बुराई कर रहा है ना कहीं भी मेरे खिलाफ, तो इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं उससे ऊपर हूं, ये गारंटेड बात है। फिर भी मैं एक बात कहता हूं भाई, मेरे अंदर अच्छाइयां भी है और बुराइयां भी है, मेरी अच्छाइयां को अपना लो, बुराइयों पर मेरे को फोकस ही ना करो। मान लो तुम्हें मेरी कोई बात गलत लगती है, तो ऐसा तो नहीं है सारी गलत करता हूं मैं, कोई दो बात अच्छी भी करता होगा। ये तो मैं आपको मैं मतलब यहां पर पॉइंट क्या रख रहा हूं ये भी समझो। मैं कह रहा हूं मेरे को भी 100% फॉलो मत करो, मेरी बुराइयों को इग्नोर कर दो और अच्छाइयां अपना लो, भले ही मैं तुम्हारा गुरु हूं। अच्छाई क्या हो सकती है मेरी कि मैं 15 घंटे काम कर रहा हूं, नहीं कर रहा हो तो बताओ। सारे बैचेस, डायमंड बैच, टॉपर बैच, IIT बैच, अब ब्रह्मास्त्र बैच भी शुरू कर दिया, तुमने देखा होगा उस पर, वो फ्री होगा सबके लिए, वो सबके लिए फ्री होगा पूरे इंस्टीट्यूट के लिए, कोई देखना चाहे तो उसको देख सकता है घर बैठ के अपनी नॉलेज। हर फॉर्मेट में हमने अपने आप को सेट करा। पूरे सोनीपत में बता दो कोई 11th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्कूलों के ऐसे निकाल के किसी ने रखे हो, किसी ने 10 स्कूलों के फाइनल क्वेश्चन के फिल्टर मारे हो, मैंने मारे हैं। अगर मैं 15 घंटे काम नहीं करूंगा तो कहां से काम होगा? आप यहीं से एनालाइज करो ना, मैंने कितनी मेहनत कर रखी होगी अपने जीवन में। 11th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सोनीपत के स्कूलों के निकाल के आपको करवा रहा हूं। तो अच्छाइयां अपनाओ, अगर कोई बुराई लगती है तो उसको इग्नोर कर दो। देखो, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ हैज अ टोटल एनर्जी ई नॉट, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखो बेटा, देखो जो टोटल एनर्जी होती है ना किसी भी सैटेलाइट की, अर्थ का मास इंटू स्मॉल m अपॉन में 2r, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, बाइंडिंग एनर्जी टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है। और ये टोटल एनर्जी आपको मेरे प्यारे बच्चों आपको ई नोट दी हुई है। क्या दी हुई है? ई नोट, टोटल एनर्जी, ठीक है। ये टोटल एनर्जी मेरे प्यारे बच्चों आपको ई नोट दी हुई है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जब हम पोटेंशियल एनर्जी वहां लिखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी डबल होती है। मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 2 से, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो ये होगी पोटेंशियल। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो टोटल एनर्जी की इक्वल और अपोजिट होती है। तो काइनेटिक एनर्जी, अगर टोटल एनर्जी ई नोट है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी माइनस ई नोट। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है यहां पर, टोटल एनर्जी ई नोट तो इसकी इक्वल और अपोजिट काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल इसकी डबल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है पक्का पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकता है कि इफ टोटल एनर्जी इज ई नोट देन व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी माइनस ई नोट। मेरी बात समझ में आई? अरे बोल यार, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर। देखो बेटा, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में आया भी होगा आपके,
देखो मान लीजिए अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, अर्थ का मास m है, अर्थ की रेडियस r है। अर्थ का मास m है, अर्थ की रेडियस r है। बेटा अर्थ के सरफेस पर किसी की भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, gm अपॉन में r स्क्वायर, gm अपॉन में r स्क्वायर, gm अपॉन में r स्क्वायर, gm अपॉन में r स्क्वायर। अब बेटा हमने क्या किया, हम यहां से h हाइट ऊपर चले गए। अगर हम यहां से h हाइट ऊपर चले गए तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा g इंटू मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ अर्थ है बेटा, और सेंटर से दूरी कितनी हो जाएगी अब, और r यहां रेडियस है, अब सेंटर से दूरी हो जाएगी r प्लस एच का होल स्क्वायर। तो बेटा अर्थ के सरफेस पे तो gm बाय आर स्क्वायर और h हाइट ऊपर gm अपॉन r प्लस एच का होल स्क्वायर। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, g डैश बाई जी आर स्क्वायर अपॉन में r प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहां से g डैश आ गया जी आर स्क्वायर अपॉन में r प्लस एच का होल स्क्वायर, जी आर स्क्वायर अपॉन में r प्लस एच का होल स्क्वायर, जी आर स्क्वायर अपॉन में r प्लस एच का होल स्क्वायर। डन है, जी आर स्क्वायर अपॉन r प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां तक बताओ सभी को समझ आ रहा है। देखो अब हम बेटा यहां से और यहां से r कॉमन ले रहे हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अगर मैं इसमें से और इसमें से r कॉमन लूंगा तो 1 प्लस एच बाई आर, 1 प्लस एच बाई आर, 1 प्लस एच बाई आर, 1 प्लस एच बाई आर। और मेरे प्यारे दोस्तों r को जब स्क्वायर के बाहर लोगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो r स्क्वायर ने r स्क्वायर को मार दिया, g डैश क्या आ गया, g 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2, जी 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद यहां लगा देंगे बेटा बाइनोमियल थ्योरम। अगर h बाय आर 1 से बहुत कम हो जाए, हाइट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा g इंटू 1 माइनस 2h बाय आर। तो बेटा जो ये -2 है ना, -2 आगे आ जाएगा। अगर h बाय आर बहुत कम हो जाए 1 से तो ये आगे आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली बेटा ये आ गया और यहां तक हमें डेरिवेशन करना है। दो फॉर्मूले हो गए, एक तो ये हो गया जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और बेटा एक फॉर्मूला जब h बहुत स्मॉल हो तो एक फॉर्मूला ये हो गया जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर। इस तरह से आपको बोर्ड में डिराइव करना है। हाँ जी बिल्कुल। ये ना जिनके पास बायोलॉजी है ना, जैसे मेडिकल है, कितनों के पास मेडिकल है, तेजस के पास, गौरव के पास, अभिषेक आपके पास नॉन मेडिकल है आपके पास, ठीक है। आप लोग ना सभी, जैसे आप लोग अभिषेक सर के पास डेमो लेना नए सेशन में, जिनके पास भी बायो है, पढ़ के देखो एक बार। हाँ पढ़ते हो क्या, हाँ पढ़ते हो तो सही है, अगर नहीं पढ़ते तो एक बार क्लास लेके देखो 5-7 दिन कैसी क्लास लगती है। ये ना मैंने सारा अब अंडर वन रूफ कर दिया है, अच्छे लोगों की टीम बना के। अब ये है कि ये तो चलो तुम्हारा सेशन जो है ना अभी 2023 का निकलेगा, 12th का, उसमें एक कंडीशन हो रहा है लास्ट सेशन में कि यहाँ पर आप सब्जेक्ट की चॉइस कर सकते हो। उसके बाद उससे अगले सेशन में फुल फ्लैश प्राइवेट लिमिटेड और आई कार्ड प्रॉपर ड्रेस, पढ़ना है तो तीनों पढ़ो वरना मत पढ़ो। वो शाम का बैच ज्वाइन करना शाम का करो, सुबह का करो। हाँ फीस कम कर देंगे, हमारा यही दिमाग काम कर रहा है कि हम जैसे 3 सब्जेक्ट की 75,000 फीस है तो 3 सब्जेक्ट की 50,000 फीस कर दो, फीस कम कर दो। तो जैसे 20,000 25,000 बच्चा एक सब्जेक्ट के देता ही आज के टाइम कहीं भी, और वो फीस कम कर दो, पर पॉलिसी एक रखो। मैंने बताया ना कि ये आजकल क्या हो गया कि हमारे इस फील्ड में ना हरामखोरी ज़्यादा हो गई। हरामखोरी कैसे ज़्यादा, मैं आपको बताता हूँ। आपको ना एक कागज, हाँ कागज पे लिख के भी दे देंगे, आपका गारंटीड सिलेक्शन करवा देंगे।
आपको ना एक पेपर पे लिख के दे देंगे ऐसे कि आपका नीट में 100% सिलेक्शन अगर आपने हमें 1,80,000 पैसे दे दिए तो। अब मान लो नहीं हुआ तो मैं जब भी मुंह से बोलता हूं इंप्रूवमेंट ही बोलता हूं, और बच्चे में इंप्रूवमेंट होती है यहां पर आने के बाद, क्यों नहीं होती? इसको बोलते हैं हरामखोरी से पैसा कमाना। हमारे फील्ड में भी ऐसा है, अगर कोई इस तरह से गारंटी देता है तो बहुत गलत बात है। G/1 - 2h/r, ये बताओ यहां तक सभी को समझ आया? अब ना ये ग्राफ आप रट लो, अर्थ के सेंटर से लेके सरफेस तक तो जी बढ़ता है और फिर घटता है। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, पहले जी बढ़ेगा और फिर जी घटेगा। आप कौन से स्कूल में अभिषेक? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। पेपर मैडम से पूछ लेना, पूजा मैम से, पेपर ऊपर तो ऐसे ही होंगे। 12th में ही होंगे। G/1 - 2h/r। चले बेटा आगे चले, चलो अगला क्वेश्चन देखो। Two satellite A and B are orbiting around the Earth in a circular orbit of same radius. The mass of A is 16 times that of mass B. What is the period of revolution of B to that of A? देखो बेटा मैं आपको बताता हूँ, केप्लर्स का थर्ड लॉ होता है, T² is directly proportional to R³। केप्लर का थर्ड लॉ। अगर दो अलग अलग सैटेलाइट की बात करें ना, दो अलग अलग सैटेलाइट की बात करें तो दो अलग अलग सैटेलाइट या जो प्लेनेट है अर्थ के राउंड घूमते हैं, सॉरी सन के राउंड घूमते हैं। अब इसमें मान लो दो सैटेलाइट है जो अर्थ के राउंड घूम रहे हैं। अब टाइम पीरियड डिस्टेंस की पावर, टाइम का स्क्वायर डिस्टेंस की पावर 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब तुम ध्यान से देखो, यहां पर मास की जो बात की गई है, मास तो कहीं है ही नहीं इस इक्वेशन में, तो टाइम पीरियड इज ओनली डिपेंड ऑन डिस्टेंस। अब नाउ ए एंड बी आर ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ सेम रेडियस। अगर दोनों की रेडियस क्या है? सेम, तो टाइम पीरियड का रेशियो भी क्या होगा? सेम, क्योंकि मास पे तो डिपेंड है ही नहीं। तो बेटा यहां पर आप लिखोगे T1 का होल स्क्वायर बाय T2 का होल स्क्वायर R³/R³ 1। तो T1 is to T2 1:1। ठीक है, लाइटर गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम एक्स्ट्रा आर रेयर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। वाई? ऐसा क्यों? कोई बच्चा बताएगा कि लाइटर गैसेस H2, हीलियम, इसको ना बाद में बताऊंगा, एस्केप स्पीड का कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, एस्केप स्पीड का कॉन्सेप्ट है। अभी आप इसका फर्स्ट पार्ट ही समझिए अच्छे से। नेक्स्ट देखो, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, टोटल एनर्जी E0। तो पोटेंशियल कितनी होगी इसकी? डबल, बताया था 2E0। पोटेंशियल इसकी डबल होगी, पोटेंशियल इसकी डबल होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। चलिए, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास m प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड L। ऑल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। देखो हमारे पास बेटा हमारे पास 4 पार्टिकल है, सभी का मेरे प्यारे दोस्तों मास सेम है। हमें इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -G/m1m2/r। देखो बेटा इन दो की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? देखो -G/m1m2/r, r कितना है? L, m × m, m²। ऐसे ही बेटा देखो इन दो की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इन दो की इतनी होगी -Gm²/L। बेटा इन दो की -Gm²/L।
बेटा इन दो की माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल, ठीक है बेटा इन दो की बीच की दूरी कितनी है, एल रूट टू। इन दो की होगी बेटा माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल रूट टू। ऐसे इन दो की माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल रूट टू, ठीक है माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल, 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 माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल रूट टू, माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल रूट टू। तो फाइनली कितना आ जाएगा, माइनस 4 जी एम स्क्वायर बाय एल और बेटा माइनस 2 जी एम स्क्वायर बाय एल रूट टू, ठीक है। इन दो की लिखी, इन दो की लिखी, इन दो की लिखी, इन दो की लिखी, फिर डायगोनल की लिखी, ये लिखी बेटा हमने टोटल पोटेंशियल एनर्जी। डन है। अब क्या बोल रखा है कोई बताएगा, ऑल्सो ऑब्टेन दी पोटेंशियल एट दी सेंटर ऑफ स्क्वायर। अब पोटेंशियल निकालना है सेंटर पे, देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बेटा माइनस जी एम अपॉन आर। अब ये बताओ तुम इस कॉर्नर से सेंटर की दूरी कितनी होगी, टोटल तो होगा एल रूट टू, एल रूट टू का आधा, एल रूट टू बाय टू। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस जी एम अपॉन में एल बाय रूट टू। ये इस मास के कारण पोटेंशियल हो गया, ऐसे इस मास के कारण पोटेंशियल, ऐसे इस मास के कारण पोटेंशियल, ऐसे इस मास के कारण पोटेंशियल। तो टोटल कितने पोटेंशियल होंगे, 4। तो गुणा में कितना कर दिया, 4, स्केलर है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम अपॉन आर, ठीक है उदित, माइनस जी एम अपॉन आर। सेंटर की कॉर्नर से दूरी कितनी होगी उदित, एल बाय रूट टू, और कितने मास है उदित, 4। तो 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। चलें आगे। डिस्कस द वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ एंड ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ जी विद डिस्टेंस। बेटा जी का वेरिएशन डेप्थ के साथ, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर आगे कल डिस्कस करेंगे। देखो बेटा जी का डेप्थ के साथ वेरिएशन, सभी बच्चे बोर्ड पर देखना अच्छे से। मान लीजिए ये अर्थ है, ये बेटा अर्थ, और अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो होगा जीएम बाय आर स्क्वायर। अर्थ के सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो होगा जीएम बाय आर स्क्वायर। अब बेटा डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मास की बात करें तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। अब इस मास को बेटा यहां रख दो और बताओ जी क्या आएगा, जी आएगा जी इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन में आर स्क्वेयर, 0.4 पाई आर अपॉन में 3। ये सरफेस पे आ गया। ये सरफेस पे आ गया जी, ये जी आ गया सरफेस पे, जी इंटू रो 4 पाई आर अपॉन 3, जी इंटू रो 4 पाई आर अपॉन 3। ठीक है बेटा। अब हम चले जाते हैं डी डेप्थ नीचे, सरफेस से डी डेप्थ नीचे चले जाते हैं। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं सरफेस से डी डेप्थ नीचे चला जाऊं तो बताओगे जहां जिस पॉइंट पे पहुंचा उसकी सेंटर से दूरी कितनी हो जाएगी, आर माइनस डी, आर माइनस डी। अगर मैं डी डेप्थ सरफेस से नीचे चला गया तो सेंटर से दूरी हो जाएगी आर माइनस डी। अब ध्यान से ये वाला पॉइंट, अगर ये वाला स्टेप आपने समझ लिया ना तो आपको डेरिवेशन समझ में आ गया, बात खत्म। बस ये वाला स्टेप थोड़ा ध्यान से देखना, जी डैश। देखो अब एक तो हम डी डेप्थ नीचे चले गए, अब हम सरफेस पे थोड़ी हैं, अब हम नीचे चले गए, नीचे चले गए तो हम पूरी अर्थ का मास नहीं ले सकते। तो मान लीजिए मैंने मास लिया एम डैश
और अब अर्थ के सेंटर से दूरी कितनी है? तो जो gm/r² फॉर्मूला था उसमें m तो m नहीं लिया हमने, क्योंकि अब हम अर्थ के सरफेस पे तो है नहीं, और अर्थ के सेंटर से दूरी कितनी है? r - d का होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिए, m डैश लिखूंगा मैं, m डैश। अब m डैश होगा बेटा इस स्फीयर का मास, जिस स्फीयर की रेडियस है r - d। m डैश होगा इस स्फीयर का मास जिस स्फीयर की रेडियस है r - d। तो m डैश को कैसे लिखेंगे? देखो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या बताती है? 1 मीटर क्यूब का मास, 2 मीटर क्यूब का 2 रो, 3 मीटर क्यूब का 3 रो, 4 मीटर क्यूब का 4 रो, 5 मीटर क्यूब का 5 रो, और जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई r - d का क्यूब। तो उस वॉल्यूम को इस डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। डन है? अरे बोल यार, नहीं आया? नहीं आया? कितनों को आ गया? वेरी गुड। अब बताओ जी डैश क्या आएगा? ये पता लगा, डेंसिटी को उस वॉल्यूम, डेंसिटी को इस स्फीयर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, जी डैश आ गया। अब बेटा जी इंटू रो, अब बताइए जी इंटू रो 4 पाई r - d अपॉन 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समझ नहीं आया? चलो संप्रीत देखो, हम जब d डेप्थ नीचे गए तो संप्रीत ये बता अर्थ के सेंटर से दूरी कितनी है? r - d, r तो रेडियस, d है तो ये r - d हो गया। अब इस स्फीयर का मास निकालना है, इस स्फीयर का मास जिसकी रेडियस r - d है। तो कुछ ना करो, डेंसिटी को इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, और इसका वॉल्यूम कितना होगा संप्रीत? 4/3 पाई उसकी रेडियस, रेडियस कितनी? r - d का क्यूब। डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, मास आ गया बस। अब बताओ, अब 2 को 1 से डिवाइड करो सारे, तो g डैश बाई g, सब कुछ कट जाएगा, ये आ जाएगा r - d अपॉन में r। g रो 4π/3, g रो 4π/3 कट जाएगा, और यहां से g डैश क्या आ गया? ठीक है ये आ गया। और फाइनली डेप्थ के साथ ये आया, तो ग्राफ तो वही बना देना जब भी पूछा जाए इसी तरह का। ये ग्राफ आप लर्न कर लीजिए। डिस्टेंस के साथ अगर जी का ग्राफ पूछा जाए तो इस तरह से ग्राफ बनाना आपको। बताओ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए समझ आए? कल इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है? चलो बेटा, 6 क्वेश्चन हो गए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखो बेटा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सा सैटेलाइट होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होता है जो अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में घूमे, जो अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में घूमे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होता है मेरे प्यारे बच्चों जो अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में घूमे। जो अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में घूमे। देखो, जब अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट घूमती है तो जिस एंगुलर स्पीड से अर्थ घूमे, अगर उसी एंगुलर स्पीड से ये सैटेलाइट घूमे, जिस एंगुलर स्पीड से अर्थ घूमे उसी एंगुलर स्पीड से अगर ये सैटेलाइट घूमे, रिलेटिव वेलोसिटी इस सैटेलाइट की अर्थ के रिलेटिवली एंगुलर स्पीड 0। भाई अर्थ की जो एंगुलर स्पीड हो घूमने की और इस सैटेलाइट की जो एंगुलर स्पीड हो घूमने की, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों की एंगुलर स्पीड क्या हो? 0। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 0। अगर अर्थ एक चक्कर 24 घंटे में कंप्लीट कर रही है तो और ये सैटेलाइट भी एक चक्कर 24 घंटे में कंप्लीट करे और ये सैटेलाइट अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में घूमे, तो इस सैटेलाइट का नाम क्या रख दिया जाएगा? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मेरे प्यारे बच्चों उस सैटेलाइट को कहते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उस सैटेलाइट को कहते हैं जो अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में घूमे, अर्थ की सेम एंगुलर स्पीड से घूमे और
सेम टाइम पीरियड, अगर एक चक्कर कंप्लीट करने का अर्थ 24 घंटे लेती है तो ये भी एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना ले, 24 घंटे। तो लिखो ए सैटेलाइट which revolve in an equatorial plane of Earth, a satellite which revolve in an equatorial plane of Earth in the same direction and with same angular speed as the earth rotate about its own axis. A satellite which revolve in an equatorial plane of Earth in the same direction and with same angular speed as the Earth rotate about its own axis. Same direction में और same angular speed से, same angular speed as the Earth rotate about its own axis. अच्छा आगे क्या बोला? Also give essential condition for satellite. Essential conditions क्या क्या होंगी? Essential condition में पहला तो यही आ गया इक्वेटोरियल प्लेन में। एसेंशियल कंडीशन, पहली कंडीशन तो यही है, सैटेलाइट मस्ट रिवॉल्व इन एन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ। Satellite must revolve in an equatorial plane of Earth. Second, angular speed of satellite is same as the angular speed of satellite is same as the angular speed of Earth. Third, time period must be 24 आवर, और 24 घंटे टाइम पीरियड रखने के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को आपको जो स्पीड देनी पड़ेगी वो 36,000 किलोमीटर ऊपर देनी पड़ेगी। हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ is 36,000 किलोमीटर। ये एसेंशियल कंडीशंस होंगी। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक ऐसा सैटेलाइट होता है जो अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में घूमे, सेम एंगुलर स्पीड से घूमे जितनी एंगुलर स्पीड से अर्थ घूमती है, टाइम पीरियड 24 घंटे। ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। 8th क्वेश्चन, डिफाइन एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी फॉर अ सैटेलाइट। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है और एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करो। देखो, एस्केप वेलोसिटी बेटा वो वेलोसिटी होती है भविष्य, और वो भविष्य है। अगर मैं आपको अर्थ के सरफेस से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड दे दूं ऊपर की तरफ, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड ऊपर की तरफ दे दूं, तो वापिस ही नहीं आएगा कभी, क्योंकि तू अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगा। और जब तू अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगा तो हम पता क्या कहेंगे? तू अर्थ के सरफेस से एस्केप हो गया। एस्केप का मतलब बेटा तू वापस इस धरती पर आएगा ही नहीं। तो जो तेरे बच्चे हैं बेटा, उनका पालन पोषण करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके पापा तो इस दुनिया से चले जाएंगे। नहीं, इस भविष्य की नहीं, तेरे वाले। तू बेटा वो तो अभी बच्चा है,
आप हो ना बड़े, तो आपके तो 2-3 बच्चे हैं उनका कौन ध्यान रखेगा। देखो, और ये जो आपका छोटे वाला लड़का है ना, कि मेरे बड़े वाला लड़का बता रहा था स्कूल में बड़ा गंदा ये इस पे थोड़ा ध्यान दो, ठीक है भविष्य। अरे हाँ कह रहा है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो, तो अर्थ के सरफेस से बोलो, अर्थ के कम से कम वो वेलोसिटी जो हम किसी बॉडी को दें ताकि वो अर्थ के सरफेस पे वापस कभी भी ना आए, उसको एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। तो लिखो, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी, it is the minimum velocity with which we project the body from the surface of earth, it is the minimum velocity with which we project the body from the surface of earth so that it just cross the gravitational field of earth. ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ का मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस को क्रॉस करना। तो मिनिमम वेलोसिटी विद विच वी प्रोजेक्ट द बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ सो दैट इट जस्ट क्रॉस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। कम से कम हम इतनी वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे अर्थ के सरफेस से, ताकि वो बॉडी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर जाए मेरे प्यारे बच्चों, क्रॉस। ठीक है, तो इसके लिए हम एक डेरिवेशन करेंगे। अब ये अर्थ बना लो बेटा, सारे ये अर्थ बना लो। और ये एक बॉडी है, अर्थ का मास m है, अर्थ की रेडियस r है। इस बॉडी को हम अर्थ के सरफेस से, इस बॉडी को हम अर्थ के सरफेस से लेके जाएंगे इन्फिनिटी पर। अर्थ के सरफेस से हम इस बॉडी को धीरे 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 अर्थ के सरफेस से हम इस बॉडी को इन्फिनिटी पर लेके जाएंगे। अर्थ के सरफेस से हम धीरे 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 इस बॉडी को कहाँ लेके जाएंगे, इन्फिनिटी पर। तो पहले हम ये देखेंगे अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी तक हमें इस बॉडी पर कितना वर्क करना पड़ेगा। अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी तक हमें इस बॉडी पर कितना वर्क करना पड़ेगा। बेटा आप भी बोर्ड पर देखो, बोलना उसको, बोर्ड पर देखो आप भी। अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी तक, अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी तक हमें इस बॉडी पर कितना वर्क करना पड़ेगा, पहले हम वो निकालेंगे। अब बेटा हम मान लेते हैं किसी समय अर्थ के सेंटर से इस बॉडी की दूरी है x। हम मान लेते हैं अर्थ के सेंटर से किसी समय पर इस बॉडी की दूरी है x। अर्थ के सेंटर से इस बॉडी की दूरी किसी समय पर है x। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगेगा, कितना लगेगा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ, g इंटू में मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ बॉडी अपॉन में x का होल स्क्वायर। डन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये होगा। अब देखो बेटा, अब मुझे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स कहां अप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर। अगर इस बॉडी को मैं धीरे 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 ऊपर ले जाना चाहता हूं तो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही मुझे एक्सटर्नल फोर्स कहां अप्लाई करना पड़ेगा बेटा, ऊपर। तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स इक्वल और अपोजिट अप्लाई करना पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में x स्क्वायर। तभी जाकर मैं इस बॉडी को धीरे 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 ऊपर ले जा सकता हूं। और मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसकी थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट करवा दी dx, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट करवा दी dx। तो स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, स्मॉल वर्क डन F एक्सटर्नल इंटू में dx। वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है
एफ एक्सटर्नल इंटू में डी एफ, एफ एक्सटर्नल कितना, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, डी डब्ल्यू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। दिस इज स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। अब बेटा टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर दें। अर्थ के सरफेस से चले तो अर्थ के सरफेस पे बेटा सेंटर, जब अर्थ के सरफेस से स्टार्टिंग करी तो अर्थ के सरफेस पे जब हम थे तो सेंटर से दूरी कितनी होगी, आर, और जब इन्फिनिटी पर पहुंच जाएंगे तो अर्थ के सेंटर से दूरी कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो आर से इन्फिनिटी बेटा हम इंटीग्रेशन कर देंगे, आर से इन्फिनिटी, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो गया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम हम बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, आर से इन्फिनिटी मेरे प्यारे बच्चों, आर से इन्फिनिटी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसके बाद इंटीग्रेशन कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड कर दें, टोटल से डिवाइड कर दें, पावर में एक ऐड कर दें, टोटल से डिवाइड कर दें, जी कैपिटल एम स्मॉल एम माइनस 1 बाय एक्स, आर से इन्फिनिटी, माइनस को बाहर ले आओ तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1 बाय एक्स, पहले एक्स की जगह इन्फिनिटी, फिर एक्स की जगह क्या मेरे प्यारे बच्चों, आर, माइनस माइनस प्लस हो गया, फाइनली वर्क डन ये आ गया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर, ये वर्क डन आ गया। तो अगर आपको सरफेस से इन्फिनिटी लेके जाना है, सरफेस से इन्फिनिटी, तो यू हैव टू डू वर्क विच इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। अब हम थोड़ी ले जा सकते हैं सरफेस से इन्फिनिटी, तो बस हमें ये पता लग गया कि इतना वर्क तो करना, तो ये वर्क पता कौन करेगी, काइनेटिक एनर्जी। हम सरफेस पे से कुछ स्पीड दे देंगे इसको, और अगर उस स्पीड के कोरेस्पोंड जो काइनेटिक एनर्जी वो इसके बराबर हो जाए तो 100% बॉडी सरफेस को क्या कर जाएगी, एस्केप। तो जो सरफेस पे से हम एस्केप स्पीड देंगे उस बॉडी को, और उस एस्केप स्पीड के कोरेस्पोंड जो काइनेटिक एनर्जी अगर वो इसके बराबर हो जाए, अगर वो इसके बराबर हो जाए, ये वर्क हम थोड़ी करेंगे, हम तो उसको स्पीड देके छोड़ देंगे। अगर स्पीड के कोरेस्पोंड जो काइनेटिक एनर्जी होगी अगर वो इस वर्क के बराबर हो जाए तो बॉडी सरफेस को क्या कर जाएगी, सॉरी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर जाएगी, क्रॉस। और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करने का मतलब इन्फिनिटी पे पहुंचना, इन्फिनिटी पे पहुंचने का मतलब अर्थ और उस बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स 0, फिर वो कभी सरफेस पे नहीं आएगी। और यहां से बेटा एस्केप स्पीड आ गई √2gm अपॉन में r, √2gm अपॉन में r, √2gm अपॉन में r, √2gm अपॉन में r, ये आ गया √2gm अपॉन में r एस्केप स्पीड। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। और बेटा जब यहां सारी वैल्यू रखोगे ना आप, तो एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास आएगी। ठीक है, तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 2 नंबर में स्कूल में आ सकता है, 2 या 3 नंबर में। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा चैप्टर करें हम, रोटेशनल करवाएं, जौन सा कहोगे वही करवा देंगे, रोटेशनल करवा दें। चलो कल से फिर रोटेशनल करवा देते हैं। कल की छुट्टी कर दें, नहीं कल 26 जनवरी है ना, आप ही लोग बताओ, केमिस्ट्री की छुट्टी है कल, तो फिर छुट्टी कर देते हैं ना कल की, एक दिन का रेस्ट ले लो, परसों आ जाना, परसों से रोटेशनल स्टार्ट। मैं भी पीपीटी बना लेता हूँ घर बैठ के। एक तो तुम एक काम करना, मुझे डीएवी स्कूल में कौन बच्चे हैं डीएवी स्कूल में, आप मुझे घर जाके पीडीएफ भेजोगे रोटेशनल की, आपके स्कूल की कॉपी की, ताकि फिर मुझे थोड़ा सा मैं तुम्हारे स्कूल का फोकस करके अच्छे से रिवीजन करवाऊँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो रोटेशनल करवा देता हूँ। ऑसिलेशन वेव तो अभी करवाया था ना, तो उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत है नहीं।
तो रोटेशनल करवा देते हैं, ठीक है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या, एक एक नंबर के क्वेश्चन है सारे। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। What will be its value on a planet having double the radius and 8 times the mass of the earth? बेटा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है पहले ये बताओ। 2gm/r। अब ये 11.2 के इक्वल है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे प्लेनेट पे हमें तो पता नहीं एस्केप कितनी होगी, पर हमें दूसरे प्लेनेट पे क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं हम। एक तो हमें 8 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, एक तो हमें जो मास है ये 8 गुना ये दिया हुआ है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और डबल द रेडियस, एक हमें रेडियस दी हुई है, ठीक है। अब ये बताओ 8 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 8 को 2 से, मास की जगह 8m, रेडियस की जगह 2r, 4 और 4 को रूट के बाहर लाओगे तो कितना आएगा? 2, और सारी चीज अंदर आएगी। 8 को 2 से करोगे 4, 4 को 2 के रूट के बाहर लाओगे 2, और बेटा बताओ √2gm/r 11.2 है, तो कितना आ गया? बाईस पॉइंट चार। सिस्टर का हुआ उसमें एडमिशन आपका? फिर चलो कोई नहीं यार, उसमें ना कोई भगवान रास्ता निकाल ही देगा कभी ना कभी। मैं आपको इसके पीछे एक छोटी सी कहानी बताता हूं। जैसे जो परमात्मा होता है ना, रास्ता कैसे दिखाता है आपको, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली एग्जांपल बताऊंगा। मेरी लाइफ में जो मेरे दोस्त थे, 2014-15 के समय की बात है। बीटेक पूरे हिंदुस्तान में पिट की। बीटेक की वैल्यू आपको पता है, बहुत सारे बीटेक के कॉलेज होते थे पहले, आज सभी में जाड़े लग रहे हैं। बिल्डिंग ऐसी की ऐसी खड़ी है, कईयों ने स्कूल में कन्वर्ट कर लिया बीटेक के कॉलेज को, और कई लोगों की आज तक बिल्डिंग ऐसे की ऐसी ठप पड़ी है। कहीं कंस्ट्रक्शन थी तो कंस्ट्रक्शन बीच में रुकी। अब जब इतनी सारी बीटेक में रिसेशन आया और बीटेक की जॉबें बिल्कुल एकदम से कम हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बीटेक कर ली एकदम से, इतने सारे कॉलेज खुल गए, तो अचानक से मेरे समय पर 2014-15 में खूब एसएससी और सीजीएल में पोस्टें निकली। खूब उस समय 30-30 हजार पोस्टें निकली और खूब बच्चे लगे। ये ना कभी कह नहीं सकते कि किस चीज का समय आने वाला आएगा। अभी बीच में क्या हुआ देखो, तुमने देखा होगा 6-7 महीने बीच में कोरोना के बाद डिजिटल मार्केटिंग फिर पिट गई। अब आजकल क्या चल रहा है? वीडियो एडिटिंग। और जो अच्छी वीडियो एडिट कर रहे हैं ठीक कमा रहे हैं 40-50 हजार पे पर मंथ। देखो जो आदमी लगा हुआ है ना, जो मेहनत कर रहा है, तो हर 2-4 साल बाद सिनेरियो बदल रहा है वर्ल्ड लेवल पे। पहले लोग पता कैसे लड़ाई करते थे? मुक्कों से। बहुत पहले की बात है, कोई वर्षों पहले, हजारों लाखों वर्षों पहले मुक्कों से लड़ाई करते थे। फिर पता है लोगों ने कैसे लड़ाई करी? पत्थरों से। बड़े बड़े पत्थर लाते, फिर लोगों ने क्या करा? तीर बना दिया, फिर तीर से लड़ाई करने लग गए। फिर वो बजरंग बली का वो नहीं होता है गदा, फिर गधे से लड़ाई करने लग गए। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, अब बंदूकों से लड़ाई करने लग गए। समय तो देखो बदल रहा है ना, समय के साथ वेपन्स बदल रहे हैं लड़ाई करने के, हर चीज बदलती जा रही है। पहले चौक से पढ़ाते थे, फिर मार्कर वाले को अमीर समझने लग गए। आजकल ये वाला थोड़ा सा लगता होगा थोड़ा रिच पीपल होगा जो इससे पढ़ा रहा होगा। समय बदला ना। 10 साल बाद किसी के पास कॉपी होगी ही नहीं, सबके पास पैड होगा। 7th क्लास में जो पैड खरीदा, मान लो उसने 10th क्लास में नया पैड खरीदा, तो 7th क्लास से लेकर 9th क्लास तक की सारी नोटबुक को 10th क्लास के पैड में, फिर नए पैड में लिखना स्टार्ट करेगा। हो भी गया, वो भी करते हैं बच्चे, कुछ पैड पे लिखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों, ये समय बड़ा तेजी से बदल रहा है, पर हमें एक बात जरूर समझनी पड़ेगी, इस समय के साथ साथ हमें हमेशा ही अपने जीवन को संघर्ष के रास्ते पर ही लेकर चलना पड़ेगा। आज भी मेरी लाइफ में उतना ही संघर्ष है जितना उस समय संघर्ष था जब मैं कामयाब नहीं हुआ, बल्कि आजकल ज्यादा हो गया।
आजकल ज्यादा हो गया। अब बताओ 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आई, अभी 30 लाख रुपीस लग रहे हैं। अब नई बिल्डिंग, नई डिजिटल बोर्ड 3-3 लाख के, नए बेंचिस, सारा नया इंफ्रा, फिर से सारा ऑफिस पाड़ दिया, ये वो। और क्या गारंटी बच्चे आएंगे नहीं आएंगे नए सेशन में? अनसर्टेनिटी है ना। MVR is greater than or equal to NH by 4 pi. It is very difficult to find the position of electron. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही होगा ना कि जब स्पीड की बात करते तो फिर पोजीशन गायब, पोजीशन की बात करते तो स्पीड गायब। तो पर मुझे इतना पता है, देखो मैं फिर इसमें भी पूरी कहानी में सार यही निकलता है कि अगर आदमी साफ नियत से और सही दिल से मेहनत करने पे लगा हुआ है तो उसके हमेशा रास्ते खुले ही रहते हैं। मेरे इतने सारे दोस्त हैं, SSC CGL आज सब सिलेक्ट हैं, सब सेटल हैं। इसमें यही है कि चलो वो नहीं हुआ तो अगर आपकी बहन लगी हुई है, मेहनत कर रही है, तो कहीं ना कभी तो रास्ता दिखेगा। 100% रास्ता तो जरूर दिखाएगा, वो ऊपर वाला ही है। और अगर आप बहुत संघर्ष करने वाले आदमी हो और बहुत ईमानदारी से काम करते हो, कर्म से काम करते हो, और उसके बाद भी अगर आपको रास्ता नहीं दिख रहा तो ये समझ लो कहीं ना कहीं पुराने जन्मों के कर्म है। फिर देखो ये भाग्य का धनी वही होता है जो पुराने जन्मों के कर्म अच्छे होते हैं। अब कोई 2 नंबर का काम कर रहा है उसके बाद भी चीफ मिनिस्टर बन गया, तो इसका मतलब ये है कि पुराने जन्मों के कभी कर्म अच्छे होंगे उसके। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो 2 नंबर का काम कर रहा था, लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और चीफ मिनिस्टर बना दिया। उसकी कभी की भक्ति है, कभी की वो बहुत उसकी तपस्या है, वो आज काम आ गई। अब आपने पूरी लाइफ घिसाई, बहुत मेहनत करी, संघर्ष करा, और आप कह रहे हो मेरा लक्ष्य साथ नहीं दे रहा, लक्ष्य साथ नहीं दे रहा, और आखिरी में मर ही गए, प्राण त्याग दिए 70-80 की उम्र में। यार मैंने बहुत लाइफ में धक्के ही खाए और ईमानदारी से काम करा। तो कहीं ना कहीं ये है कि वो ईमानदारी का काम किया हो तो आपको अगले जन्म में उसका फल जरूर मिलेगा। पर कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना, पुराने जन्मों के कर्म में कहीं ना कहीं हम वो भुगत रहे हो। सब कुछ रिलेट करने की बात है। मैं तो बस एक बात कहता हूं, देखो बाली को तीर मारा था श्री राम ने, सुग्रीव का भाई था ना बाली, तीर मारा था श्री राम ने। अब तीर मारा तो मर गया वो बेचारा, युद्ध तो हुआ ही नहीं, पीछे से तीर मार दिया। तो फिर वो बाली भील बन के आया और श्री राम कृष्ण। तो जब कृष्ण का अंत समय आया था ना, तो वो जंगलों में जब घूम रहा था तो उसने भील ने उसको काट लिया, बहुत तड़पा। कृष्ण तो खुद भगवान था। समझ में आ गया ना? ये जो कहानियां होती है ना, ये जो कहानियां बनाई गई हैं, पता नहीं ये सच है झूठ है, पर इन कहानियों से हमें एक बात जरूर सीखने को मिलती है, गलत करोगे तो गलत जरूर होगा, चाहे उसमें भगवान आ जाए। कहीं ना कहीं ये मैसेज तो जरूर ही दे रहा है ना हमें, मैसेज तो मिल ही रहा है। तो ये भाई देखो, इस लाइफ का ना, ये बड़ी अनप्रिडिक्टेड सी लाइफ है। इसमें कुछ ज्यादा सोचना, ये हो जाए वो हो जाए, कुछ नहीं कह सकते यार आज के समय। ठीक है, बस मैं तो एक ही बात कहता हूँ, गलत मत करो, अपनी तरफ से किसी के लिए गलत मत सोचो और अपना कर्म करते चलो। आपका एक ही कर्म है कि आप अपना घर जाके अच्छे से सेल्फ स्टडी करो, चीजों को बार बार लिख के देखो। कल मैं गौरव को समझा भी रहा था, गौरव जैसे मोबाइल चला रहा था क्लास में, ठीक है, मैंने गौरव को समझाया भी था। तो यही चीजें फिर आखिरी में फिर आप कहोगे कि मेरी तो किस्मत खराब है। हो गए डन। ऑन वन फैक्टर तो मास पे लिख लेना, मास ऑफ प्लेनेट, रेडियस ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ प्लेनेट और रेडियस ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ प्लेनेट और रेडियस ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ प्लेनेट और रेडियस ऑफ प्लेनेट। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो। ए सैटेलाइट goes along elliptical path around Earth. The rate of change of arc length A swept by the satellite is proportional to the rate of change of arc length A swept by
2m इंटू में डी ए बाई डी टी, ये L होता है, डी ए बाई डी टी L होता है एम वी आर। एक बार इसका आंसर देखना पड़ेगा। किसी के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली बुकलेट है? देखो आंसर क्या है। डी आर की पावर -1। चलो बेटा देखते हैं। ए सैटेलाइट गोज अलोंग एन एलिप्टिकल पाथ अराउंड अर्थ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ आर्क लेंथ ए स्वेप्ट बाय द सैटेलाइट इज प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल टू ए है, ए है, वो डी कह रहा है। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अच्छा ठीक है, सही है, फिर ये सही कर रहा था मैं। चलो सही है, सही है, सही है, आ गया समझ में। देखो देखो बेटा, अभी अभी इक्वेशन लिखी थी मैंने, क्या लिखी थी? डी ए बाई डी टी, ये एरियल वेलोसिटी होती है, ये होता है L बाई 2m, एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m। ये फॉर्मूला याद कर लो सारे। और डी ए बाई डी टी ना, जो सैटेलाइट प्लेनेट के अराउंड घूमता है एलिप्टिकल पाथ में, उसके लिए कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो L होता है एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर बाई 2m, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट। डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट होता है तो L बाई 2m, और L होता है एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर बाई 2m कॉन्स्टेंट। M से M गया तो वी आर बाई 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहां से आया V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो V क्या बेटा? स्पीड, V है स्पीड, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr और V स्पीड है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो जब एलिप्टिकल पाथ में प्लैनेट घूमता है ना, तो जो ये आर्क है, ये आर्क लगातार, ये आर्क, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ आर्क लेंथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ आर्क लेंथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ आर्क लेंथ, यही तो स्पीड होती है। तो मतलब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ आर्क लेंथ है ना, ये बेसिकली स्पीड है, ये स्पीड है सैटेलाइट की जो एलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, और ये स्पीड आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका ऑप्शन हो गया डी, इसका ऑप्शन डी हो गया। डी ए बाई डी टी L बाई 2m होता है, ये कांस्टेंट होता है, L हो गया एम वी आर, M ने M को मार दिया। चलिए आगे, चलो बेटा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज 2 मेगा जूल, इट्स टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती थी इसकी? इक्वल और अपोजिट, -2 मेगा जूल, और पोटेंशियल टोटल की डबल। ठीक है, काइनेटिक की इक्वल और अपोजिट होगी। देखो ये क्वेश्चन तो कई बार दिख लिया, कल भी दिखा हमें। डिफाइन एस्केप वेलोसिटी डन हो चुका है। रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। एस्केप वेलोसिटी होती है √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी होती है √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास m, ये हो गया बेटा।
चलो एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं ऑर्बिटल वेलोसिटी का। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, लिखो। लिखो मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी required to put the satellite, minimum velocity required to put the satellite into the orbit of earth, minimum velocity required to put the satellite, minimum velocity required to put the satellite into the orbit of earth, minimum velocity required to put the satellite into the orbit of earth। कम से कम वेलोसिटी जो सैटेलाइट को हम दें ताकि अर्थ के ऑर्बिट में वो घूम जाए। देखो बेटा, अब इसको डायरेक्ट एक्सप्रेशन को थोड़ा थोड़ा लर्न करने की कोशिश करना। ये अर्थ होगी, अर्थ के राउंड ये एक ऑर्बिट मान लेते हैं। इस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट घूम रहा है जिसकी अर्थ के सरफेस से दूरी h है, अर्थ का मास m है, रेडियस r है। मान लीजिए सैटेलाइट v स्पीड से घूम रहा है। अगर ये v स्पीड से घूम रहा है तो जल्दी बताओ पहले, क्या इस सैटेलाइट और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? बिल्कुल होगा जी, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। कितना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स? अभी बच्चे बोलो। g कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन में अर्थ के सेंटर से दूरी हो जाएगी r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जब ये घूमेगा तो ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा और इसको सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रख दो, एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एच। एम वी स्क्वायर बाय आर होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दो। एम ने एम को मार दिया, आर प्लस एच ने एक आर प्लस एच को मार दिया, तो वी स्क्वायर आ गया यहां से जी एम अपॉन में आर प्लस एच, और यहां से वी आ गया बेटा रूट जी एम अपॉन में आर प्लस एच। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, रूट जी एम अपॉन में आर प्लस एच। कुछ नहीं करना, जस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स को एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एच के बराबर कर देना है, एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एच के बराबर कर देना है। आ रहा है समझ में? अरे बोलो यार, थोड़ा ना अभी रुक जाओ, एक बार करवाने दो और 1-2 मिनट बात करनी है आपसे। टी आ गया बेटा, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस अपॉन में ऑर्बिटल स्पीड, टाइम पीरियड। ऑर्बिटल स्पीड हो जाएगी रूट जी एम अपॉन में आर प्लस एच, तो 2 पाई आर प्लस एच की पावर 3/2 अपॉन में जी एम की पावर 1/2। ये टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, इसके बाद इसमें आपसे टोटल एनर्जी भी पूछ सकते हैं। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कैसे लिखोगे वो भी देख लो। टोटल एनर्जी होगी यहां पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m ऑर्बिटल वेलोसिटी का होल स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट और अर्थ के सेंटर से दूरी। पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी माइनस जी m1 m2 अपॉन आर, अर्थ के सेंटर से दूरी r प्लस एच, मास ऑफ अर्थ कैपिटल M, मास ऑफ सैटेलाइट स्मॉल m, ये पोटेंशियल होगी। और काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v नॉट का होल स्क्वायर। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको पता ही है कितनी आई है अभी अभी, रूट जी एम अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर प्लस एच। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में 2 इंटू में आर प्लस एच माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर प्लस एच। 1/2 में से 1 गया तो -1/2।
माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में 2 इंटू में आर प्लस एच। ठीक है बेटा, 1/2 में से 1 गया, -1/2। कितनों को सही समझ आया? आ गया? तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है।